कई दफा पूरा पूरा दिन गुजर जाता है बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते। इनके बच्चे क्या करेंगे आप बताएं, बच्चे क्या, पूरा पूरा हफ्ता गुजर जाएगा इनके बच्चों को बिस्मिल्लाह पढ़े हुए। ओके, बस ये किताबों में लिखी हुई बातें अमल में आ जानी चाहिए। ऑन 1 मई 2017 कांगरू लिमिटेड एक्वायर्ड फॉलोइंग इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स। कांगरू लिमिटेड बॉट फॉलोइंग इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स। थोड़ा सा जरा सोच के बताएं कि मैं 8 चीजों में से कहां खड़ा हूं। कांगरू बॉट इक्विटी शेयर्स, यहां खड़ा हूं, ये एंट्रीज मैंने करनी है। और फिर इससे आगे काफी सारी एंट्रीज हैं, बाकी सारी कहानी फारग कर दें आप, सारी एंट्रीज हैं। आज और कल हम इसकी काउंटिंग पढ़ेंगे, फिर परसों भी इसकी काउंटिंग पढ़ेंगे, फिर हम जो है वो इसकी काउंटिंग पढ़ेंगे, और फिर इंशाल्लाह वॉल्यूम 2 आ जाएगा। ठीक है, तो आज का दिन, कल का दिन इसकी काउंटिंग पे लगा था, आज का दिन भी इसकी काउंटिंग पे लगेगा। जाते जाते बरकत के लिए इसकी काउंटिंग शुरू कर देंगे, और फिर अगले 2 दिन इसकी काउंटिंग पे लगेंगे, और आखिरी दिन हमारा लगेगा इसकी काउंटिंग के ऊपर। तो फिलहाल देखिएगा, जो मेरे सवाल जितने आ रहे हैं उसमें मैं शेयर बाय करने वाला हूं, और अल्लाह का शुक्र है मेरे पास पैसे पड़े हैं, तो मैं शेयर बाय करने वालों में हूं, मैं इश्यू करने वालों में नहीं हूं। ये भी हम पढ़ेंगे, लेकिन ये फाइनल अकाउंट के चैप्टर में पढ़ेंगे। शेयर इश्यू करना ये फिर कभी पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में सिर्फ ये 3 चीजें डील होनी है। कांगरू एक्वायर्ड इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, पहली लाइन ना आपने सवाल में हाईलाइट कर लिया करनी है। ढूंढने सिनेरियो, कांगरू एक्वायर्ड, ये वाला सिनेरियो। तो पहली एंट्री ये करते हैं और फिर आगे सवाल शुरू करते हैं। शेयर खरीदे हैं 100 रुपए के, ब्रोकर को दिए हैं 2 रुपए, टोटल को छोड़ें, ऐसे ही धोखे के लिए दिया हुआ है, क्या करना टोटल का। फिर ये वाले शेयर खरीदे हैं 150 मिलियन के, और ब्रोकर को दिए हैं 3। क्वांटिटी शेयर्स की दी हुई है या फिर टोटल प्राइसेस दी हुई है? कल की तरह क्वांटिटी नहीं दी हुई। इन्वेस्टमेंट ए वॉज पार्क्ड एज मेयर्ड एट एफवीटीपीएल। इन्वेस्टमेंट ए का गेन पीएनएल में लेके जाने, वजह लॉजिक कहते नहीं, बस मैं हुक्म दे रहा हूं, बात खत्म। वेयर एज इन्वेस्टमेंट, ये खत्म भी कर दे लॉलीपॉप यार, पूरी क्लास खत्म होने वाली है घंटे। अच्छा, वेयर एज निकाल जरा, कितनी रहेगी? हाँ आप ही, और कौन खा रहा है क्या? अभी शुरू किया। अच्छा, वेयर एज इन्वेस्टमेंट बी was irrevocably elected at initial recognition as measured at fair value through OCI। तो इसमें ना उसने सवाल आसान कर दिया। कल के पास पेपर में कह रहा था दोनों ऑप्शंस डिस्कस करो और ये करो, इसमें सवाल ने खुद बता दिया है। इनका गेन कहां लेके जाने? P&L में, और इनका OCI में। इन अक्टूबर, मई जून जुलाई का सितंबर अक्टूबर, डिविडेंड भी आ गया हमें। डिविडेंड हमेशा अदर इनकम में जाएगा, P&L में, डिविडेंड में और कोई ऐसी बात नहीं। अब उसने ऐसे लॉलीपॉप डाली हुई है, लेकिन ऐसे हाथ हटाना आगे कोई मसला नहीं। अब तूने बता दिया क्लास के एंड तक चलेगा तो चलेगा बस। एज ऑन 31 दिसंबर 2017, यार प्लीज ना, बस एज ऑन 31 दिसंबर 2017 फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आर गिवन बिलो। फेयर वैल्यू, ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑन डिस्पोजल और नेट अमाउंट। मुझे बताएं, ये बेच दी हैं या इनकी फेयर वैल्यूज दे रहे हैं? ट्रांजैक्शन कॉस्ट डिस्पोजल पे आ गई है या फिर आएगी? क्योंकि ये तो नहीं लिखा हुआ एज ऑन दीज आर सोल्ड, एज ऑन फेयर वैल्यू गिवन है। अब IAS 41 कहता है कि इट इज मेजर्ड एट फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल। लेकिन इस स्टैंडर्ड में खरीदने के वक्त ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स को कंसिडर करेंगे और ईयर एंड पर ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स को इस स्टैंडर्ड में इग्नोर करेंगे। बेचने के वक्त ट्रांजैक्शन कॉस्ट का क्या करेंगे? वो बेचना हमारे सिलेबस में नहीं है। तो जिस वक्त मैंने शेयर खरीदे, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को अभी सलूक करूंगा जो कल मैंने आपको करके दिया था, और जब शेयर महंगे हो गए या सस्ते हो गए, ट्रांजैक्शन कॉस्ट इस दिन इग्नोर करूंगा। शायद ये स्टैंडर्ड कहते हैं अभी हुई नहीं ट्रांजैक्शन कॉस्ट, जब कभी होगी तब देख लेना। तो ईयर एंड पर फेयर वैल्यू को गले लगाऊं या फेयर वैल्यू माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट को? फेयर वैल्यू को। इसमें ना काली सी केबल होगी छोटी सी। जनरल एंट्रीज मांगी हुई है या P&L बैलेंस शीट? बैलेंस शीट मांगी हुई है और P&L मांगा हुआ है। छोटी छोटी जेबों में ना, छोटी छोटी जेबों में, छोटी छोटी, बस वो उस जेब में ना हाथ डालना, बस ये जो उधर है कोने वाली। चलो, सुपारी पड़ी हुई है। अच्छा, एंट्रीज करवाई इन्वेस्टमेंट ए की।
डेट 1 मई 17। चुप भाई, चुप 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 चुप। एक कौन था ये जी, बताओ। ट्रांजैक्शन कॉस्ट को जब से शेयर महंगा होगा उस वक्त हमने क्यों इग्नोर करना है? ये तो मैंने बात की ही नहीं, मैंने तो क्या बस इग्नोर करना है। आप लोग आए इधर। ना 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 भाई जन इतना मसले तो क्लास के बाद आओ। चुप 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 चुप। इन्वेस्टमेंट इन, बस भाई बातों को भी सिंपल रखें। कल एक क्लास मैंने पढ़ा दिया था, एट ईयर एंड दीज विल बी मेजर्ड एट फेयर वैल्यू। तो दैट इज एनफ फॉर यू फॉर पासिंग दिस एग्जाम। दैट इज एनफ फॉर यू। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट, कैश क्रेडिट। एक के कितने के शेयर्स खरीदे और ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कहां डालें? एक्सपेंस में। एक्सेलेंट, क्योंकि ये FVTPL वाले जी बोले। अच्छा, अगर आप इजाजत दें तो दोनों की एंट्रीज इकट्ठी चला दूं, दोनों की एंट्रीज इकट्ठी चला दें। चलें ठीक है। एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। इनके ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कहां डालें? एक्सपेंस में, क्योंकि इनका गेन कहां लेके जाने? फेयर वैल्यू थ्रू P&L। चलें बातें कर लें। आप इधर भी हाँ अटेंटिव, साथ साथ फ्रेश होना जरूरी नहीं होता पूरी क्लास में। 2 मैं ब्लू मार्कर यूज करूंगा इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स बी के लिए। बी में क्या करूं? 150 और 3 की अलग अलग एंट्री कर दूं, आपकी मर्जी है, या इकट्ठी कर दें? इकट्ठी कर दें। 150 और 3 की ट्रांजैक्शन कॉस्ट आर कैपिटलाइज। इनको उठा दें, सीए कर लें। अच्छा प्लीज आपने कमेंट्स नहीं देने थे। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स बी डेबिट एंड कैश क्रेडिट 153। ये 2 एंट्रीज करने के बाद मैं 2 टी अकाउंट खोल देता हूं, वरना वर्सेस वाली कैलकुलेशन भी वैसे की जा सकती है। ओके बताएंगे ये शेयर कितने के खरीदे? 100 के, और ये 153। वैसे कोई खास जरूरत नहीं अकाउंट्स की, डाटा आसान है। चलें जी। दीज आर मेजर्ड एट FVTPL, देयरफॉर ट्रांजैक्शन कॉस्ट इज एक्सपेंस्ड। दीज आर मेजर्ड एट FVT, देयरफॉर ट्रांजैक्शन कॉस्ट इज कैपिटलाइज्ड। नोट करें यहां तक। कोई एक वीक डे हमें मिल जाता था ना, वीक डे, तो आराम से 6-7 पास्ट पेपर किसी एक टॉपिक के बंदा फारिग कर देता है। वीक डे, वीकेंड पे तो मैं लुट में जा सकता है बंदा। मैं वीक डे की बात कर रहा हूं जी। बोले किसकी? हाँ 153 की वर्किंग शो करेंगे, 150 + 3 ब्रैकेट में लिखेंगे। ओके इन अक्टूबर दोनों कंपनीज ने डिविडेंड अनाउंस किया है। अच्छा शायद आप लोगों ने टैक्स पढ़ा हुआ है, तो शेयर्स पे ना 2 इनकम्स आती हैं। एक आती है जब तक आपके पास शेयर रहें, डिविडेंड इनकम। जब शेयर बिक जाएं तो कैपिटल गेन इनकम। अगर टैक्स नहीं भी पड़ा हुआ तो सादा सी बात है, जितना अरसा कंपनी के शेयर्स आपके पास रहते हैं आपको डिविडेंड मिलता रहता है, और जब आप कंपनी के शेयर्स बेच देते हैं तो गेन लॉस आ जाता है। लेकिन लकीली बेचना हमारे सिलेबस में नहीं है, डिस्पोजल, बस रखना शेयर्स का हमारे सिलेबस में है। दोनों की इकट्ठी एंट्री कर दी है, इकट्ठी करने अलग अलग करनी है, अलग अलग कर दें। डिविडेंड इनकम हर सूरत में P&L में जाएगी। मैं 2 दफा एंट्री कराऊं। डेट अक्टूबर। आप लोग जूते उतार के आराम से ठंडी फर्श पे रिलैक्स होकर बैठ जाएं। मैं 12 के डिविडेंड इनकम ऑनलाइन वालों के लिए शो कर देता हूं, और हाइब्रिड वालों के लिए भी जी। 12 बिल्कुल, बहुत जल्दी बता दीजिए, शुक्रिया। कैश डेबिट डिविडेंड इनकम क्रेडिट जी। एक और एंट्री होगी, आप मुझे पता है बरकत के लिए बोलते हो सिर्फ। डिविडेंड इनकम 9, ये कंपनी बी के शेयर्स के ऊपर है। डिविडेंड इनकम इन ऑल सिनेरियोज विल गो टू P&L। बिल्कुल अपनी गरारियां शरारियां सब अपने अंदर का सिस्टम सेट कर लें। मंडे से कंसोलिडेशन शुरू हो जानी है, तो अपनी गरारियां सब सेट करके आने आप लोगों ने। ओके मंडे से। अच्छा हाँ, ट्रांजैक्शन कॉस्ट देखिए हमें परेशान कर रहा है। चलिए फेयर वैल्यूज 105 और 100। वैसे तो गेन जबानी भी आप बता सकते हैं। इधर 5 का गेन है,
और ये पड़ा 153 पे है, तो इस पे 23 का लॉस है जी। कैरी डाउन 130। अगर पता ना चले गेन है या लॉस है तो इन्वेस्टमेंट डेबिट P&L क्रेडिट, ये गेन है। 31 दिसंबर इन ब्लैक मार्कर से इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ए डेबिट एंड P&L या फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट। आप जरा साइड पे हो, उसमें ना काफी सारी चीजें आनी हैं। फेयर वैल्यू रिजर्व OCI में जाएगा बैलेंसिंग, और ये साइड लॉस के लिए है 23 जी। इन्वेस्टमेंट क्रेडिट फेयर वैल्यू रिजर्व इन OCI डेबिट, ये कल की रिवीजन होगी। इन्वेस्टमेंट क्रेडिट इन शेयर्स ऑफ कंपनी बी, जी। अच्छा, ये एक वाहिद चीज है जिसकी जरा बैलेंस शीट साथ साथ बनाते रहें। फेयर वैल्यू रिजर्व एज ऑन इज गम ऑफ 23। इट इज नॉट नरेशन, इट इज फॉर बैलेंस शीट, रेड मार्कर से। गम एज ऑन इज 23 एंड फॉर द ईयर इज ऑल्सो 23। डेबिट साइड पे पड़े लॉस। घर बैठे हुए मोबाइल की तरफ हाथ जाए, नहीं मेरा फ्यूचर। वालदैन को भी दुख होगा, मोबाइल टूट गया, ओए टूट गया, चलो खैर है। अब अपने बच्चों को कह सकेंगे मैं मिडनाइट ऑयल बर्न करता था? कह सकेंगे? चल बेल्डा, कुछ लोग हैं अभी भी। वो हजरात हाथ खड़ा करें जो पढ़ाई का हक अदा कर रहे हैं, हक अदा करें। मैं कुछ को हाथ नीचे करवाने लगा हूं जिनके देख रहा हूं मैं। अच्छा, आज से ऑनवर्ड्स कर लें, आज से ऑनवर्ड्स कर लें, ठीक है। IFRS 15 है, उसमें से भी कुछ सवाल आ जाता है, तकरीबन 15 नंबर का आ सकता है। कंसोलिडेशन में से भी 15 नंबर का आ सकता है, फाइनल अकाउंट में से भी 15 नंबर का आ सकता है। और कौन सा है, लीज तो हो गया ना, मैं जो आने वाले हैं वो जरा IAS 1037, उसमें से भी 15 नंबर का सवाल आ सकता है। तो ये चार ही टॉपिक हमारे रह गए हैं पीछे। फाइनल अकाउंट है, कंसोलिडेशन है, IFRS 15 है और IAS 1037, बस ये चार टॉपिक हैं अगली किताब में। तो इनमें ये 15 नंबर के सवाल ही आते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं 15 के आए, क्योंकि अब तो ICAP की नई स्कीम के मुताबिक 3 सवाल आने हैं 15 से 16 नंबर के, तो बाकी फिर 9 नंबर के आते हैं सारे। 9 नंबर के ज़्यादा सवाल होते हैं, वहाँ से बंदा नंबर ले लेता है हिफीज बंदा। अच्छा, अब हाँ जी, थ्योरी के लिए स्टैंडर्ड के पैराज आपने हाईलाइट किए हुए हैं, जैसे IFRS 8 है, वो जो आज समरी दी है वो देख लो और किताब से पढ़ लो 1-2 दफ़ा, डेट इज़ एनफ। मेरे ख्याल से मैं शायद ज़बानी भी चीज़ पूछूँ आपको याद आ जाए, इतनी दफ़ा रिवाइज हो गई है वो। बाकी रिसर्च और डेवलपमेंट की एग्जांपल्स हैं, वो तो स्टैंडर्ड खोल के ही पता चलेंगे IAS 38 से, और SSC 32 में क्या चीज़ें कैपिटलाइज करनी है क्या नहीं करनी, वो भी स्टैंडर्ड से ही पता चलेंगी। चलें जी, प्रॉफिट एंड लॉस तो नहीं माजरत, SOCI बड़ा बस कर देना, बस P&L और OCI बैलेंस शीट। अच्छा, कोई है ऐसा एक क्लास में कोई एक बंदा जो ये कहे कि मेरी टॉपिक पे ग्रिप आ गई है, कल पढ़ के आप मुझे सिर्फ सवाल दिखाएं तो वहां से मैं आपको P&L की आइटम्स इन्वेस्टमेंट ए की पहले बता देता हूं, फिर P&L की आइटम्स इन्वेस्टमेंट बी की बता देता हूं। बड़ा आसान है, बड़ा आसान है, बड़ा आसान। एक मिनट। इन्वेस्टमेंट ए, P&L में ट्रांजैक्शन कॉस्ट जाएगी और
₹5 जाएंगे गेन और ₹12 मेरे ख्याल से तो एंट्रीज करने की जरूरत ही नहीं थी। मैं इन्वेस्टमेंट ए की बात कर रहा हूं। इन्वेस्टमेंट ए की ट्रांजैक्शन कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट ए का डिविडेंड और वर्सेस वाली कैलकुलेशन, वेरी इजी। तो मेरे ख्याल से एंट्रीज अब पेपर में मांगी नहीं थी, तो यही तो नहीं करते रहेंगे। और इन्वेस्टमेंट बी इनिशियल रिकॉग्निशन, तो 153 पे होगी, 153 वाली चीज जाएगी 130 पे, तो 23 का ओसीआई में लॉस आ जाएगा, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कहीं नहीं जानी, और डिविडेंड P&L में चला जाएगा, और बैलेंस शीट में एक की ये चला जाएगा, दूसरे की ये चला जाएगा। तो वैसे ही टाइम ज़ाया किया था इंट्रेस्ट करके हमने। अच्छा, इन्वेस्टमेंट ये सोचें P&L में क्या क्या जाएगा, एक मिनट में मुझे पता है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट, सिर्फ इन्वेस्टमेंट ए ज़हन में रखें, मैंने ब्लैक मार्कर पकड़ा हुआ है, और डिविडेंड इनकम। इफ यू आर यहां से देखना चाहते हैं साथ 12 फेयर वैल्यू गेन, फेयर वैल्यू गेन 5। इन 3 के अलावा दुनिया की और कोई चीज सिलेबस के एंड तक नहीं आएगी, बस ये 3 चीजें ही P&L में जाती हैं। हाँ, अगर टैक्स वालों ने कुछ कहा तो वो तीनों उल्टा देंगे हम, ये वो तो ISTL की बातें हैं, तो पहले P&L बनाना आना चाहिए हमें। अच्छा जी, अब इन्वेस्टमेंट बी जहन में लाएं जी। डिविडेंड इनकम 9, 23। डिविडेंड इनकम 9, नहीं मैंने कहा था यहां बेहतर है लिखें चेंज इन फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू जरा अजीब सा लगता है ये, चेंज इन फेयर वैल्यू। इस साल कितनी चेंज आई 23 की फॉर द ईयर, लेकिन प्लीज नेगेटिव से लिखना है, और ये TCI में फिर जब जमा होगा तो नेगेटिव साइन के साथ यहां आएगा, और इस नदी को 23 को हम स्टेटमेंट इक्विटी में भी गिराएंगे। बैलेंस शीट में एक तो आसान नंबर है, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। बेहतर है इन्वेस्टमेंट बी को नॉन करंट में शो कर दें और इन्वेस्टमेंट ए को करंट में शो कर दें। कैरी डाउन 105 और 130। उनको जो FET OCA वाली हैं उनको नॉन करंट में शो कर दो, FETPL वाले को करंट में शो कर दो। नहीं, आगे चलें। इक्विटी, शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग, रिवैल्यूएशन सरप्लस, फेयर वैल्यू रिजर्व। यहां में 23 का ब्लू मार्कर से 23 का काम। जी बिल्कुल, तस्वीर बनती है अब एक। So that is a combo of not black and blue, that is a combo of very deep concepts, guys. Though from your naked eye you can watch only black and blue, but if you dig down the story, the samandar is very deep. Yep, guy? Yeah, what are you trying to say? Okay. आज जरा हम 1 मिनट का पॉज लेते हैं जिंदगी में। 1 मिनट का पॉज लेते हैं जिंदगी में। साथ वाले से पूछें, अगर आज चले गए, जाना तो कोई पता नहीं ना, तो सिर्फ कल जो किया उसका जवाब दे सकोगे अल्लाह को? महीना, 6 महीने, साल तो दूर की बात है भाई। मैंने पूछने को कहा यार, आप लोग पूछा है, पूछ लें साथ वाले से भाई, हाइब्रिड वाले भी पूछ लें। अगर आज तुम चले गए तो जरा आप यार हद होगी भाई, मैं उससे पूछने को कह रहा हूं। उसके रजिस्टर पे लिखो अगर आज तुम चले गए तो। चलें भाई, बात मान लें, रजिस्टर पे लिख दें पहले सफे पे साथ वाले के। मान लें यार ये 65 लेक्चर खत्म हो गए, फिर 62, 63 फिर मैं बात कर रहा हूं। लिखें साथ वाले के रजिस्टर पे, अगर आप तुम चले गए। मान लें बात, कोई नहीं, इसी तरह दोस्ती बनेगी उससे। लिख लें पहले सफे पे लिखना है, अगर आज तुम चले गए।
तो किसी को हल्का सा रोना आ गया हो, एक और भाई किसी को हल्का फुल्का रोना आ गया हो। ओ भाईजान ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ किथे जा रहे हो तुसी? ओ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ भाईजान, ਤੁਹਾਡੀ जरा इसको पकड़ के ला, डंडे मार इसको। अच्छा क्वेश्चन नंबर 12 निकालो। क्वेश्चन नंबर 12, इसी में क्वेश्चन 1 से आगे चलते हुए दिखाना मुझे। ओके, खामोश। एक साहब ने उधार दिया 50,000 का। भाई डिबेंचर्स शुरू होने लगे हैं आज, इसलिए बहुत अटेंटिव हो जाएं। आसान आसान सी बातें हैं, सिर्फ उधार का लफ्ज़ ज़हन में रखना है और बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, बिल्कुल अटेंटिव हो जाएं। एक साहब ने उधार दिया 50,000 का, तो मैं साइन कौन सा यूज करूं? पॉजिटिव यूज करूं या नेगेटिव? नेगेटिव। उधार आपने दिया है, उधार दिया है, तो आपके पास से कैश गया है। क्यों नहीं शो करा? ब्रेक टाइम क्यों नहीं शो करा? इसको नीचे जाने। चलिए ठीक है, नेगेटिव साइन आपको नजर आ रहा है, डेट विल वर्क एज वेल। अच्छा, अच्छा जी, एक साहब ने लोन दिया 50,000 रुपए का, तो इनका आउटफ्लो हुआ। इनको पहले साल के एंड पे 6,000 इंटरेस्ट मिलेगा, दूसरे साल के एंड पे 6,000 इंटरेस्ट मिलेगा, और दूसरे साल के एंड पर 6,000 इंटरेस्ट भी मिलेगा, और 50,000 जो इन्होंने दिया हुआ है वो भी वापस मिल जाएगा। वो भी क्या मिल जाएगा? वापस मिल जाएगा। डन? ओके, लेट्स रिपीट। 12% इज इंटरेस्ट रेट। एक साहब ने 50,000 रुपए उधार दिया, पहले साल इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 6,000, दूसरे साल इंटरेस्ट 6,000 जमा 50,000 जो इन्होंने उधार दिया वो भी वापस मिल जाएगा। तो डेट कैन बी प्लॉटेड एज वेल बिलो। इसको मैं ऐसे भी प्लॉट कर सकता हूं कि आपने 50,000 का लोन दिया, 6,000 मिला, 6,000 मिला और 50,000 वापस मिला। तो लोन दिया कितना? 50,000। लोन वापस कितना मिला? 50,000। और 2 साल क्या मिला? इंटरेस्ट मिलता रहा। ओके, अब सवाल यह है कि इस इंटरेस्ट को जो एग्रीमेंट में लिखा होता है, जो एग्रीमेंट में इंटरेस्ट लिखा होता है, इस इंटरेस्ट को कहते हैं कूपन रेट। इस इंटरेस्ट को कहते हैं कूपन रेट। 50,000, ये प्रिंसिपल अमाउंट 50,000 है, जरा 12% 6,000। 50,000 जरा 12% 6,000। ये कूपन रेट है। ये हमारे आउटफ्लोज हैं और ये तीनों हमारे इनफ्लोज हैं। नाउ आई एम गोइंग टू चेक दैट व्हाट इज द इफेक्टिव रेट। आई एम गोइंग टू चेक व्हाट इज द इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव रेट क्या बना? इफेक्टिव रेट, इफेक्टिव रेट इज, अब ये मैंने प्लॉट किया है ईयर 1 के स्टार्ट पर, ये मैंने प्लॉट किया है ईयर 1 के एंड पर, और 56,000 मैंने प्लॉट किया है ईयर 2 की। तो ये और ये कंसिस्टेंट आपको नजर आ रही हैं इस वक्त। तो अब मैं देखता हूं कि व्हाट इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इंप्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न इस डेटे से। इंप्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न, एंटर एंड कन्वर्ट इट इन परसेंटेज। दैट इज सेम 12%। दैट इज सेम 12%।
बट द स्टोरी इज नॉट सिंपल जैसे आपको नजर आ रही है, क्योंकि अगर सवाल में हल्की सी भी मैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट डाल देता तो फिर ऐसी सूरत में शायद 12% होता मेरा कूपन रेट, और इफेक्टिवली ट्रांजैक्शन कॉस्ट को भी मैं आपको बताऊंगा ओवर द ईयर्स एडजस्ट हो जाएगी। ट्रांजैक्शन कॉस्ट हमारे 12% के रेट को खाकर 11.34576 कर दिया करेगी, अजीब सा रेट निकला करेगा। फर्ज करें मैंने किसी को उधार दिया 50,000 का मैंने उधार दिया, किसी को उधार दिया ही मैं बात कर रहा हूं, सुबह से लिया नहीं, अभी बात कर लिया वाले सवाल परसों या तरसों की क्लास में होंगे। मैंने किसी को उधार दिया 50,000 और मैंने लॉयर को दिया 200 रुपए ताकि मैं 6,000 कमाऊं। मैंने किसी को उधार दिया 50,000, मैंने लॉयर को दिए 200 रुपए। अब जब मैं एंटर मारूंगा तो ऐसी सूरत में ये जो रेट बनेगा दैट विल बी गिर गया है, दैट विल बी ओनली 11.764%। तो इस स्टोरी को भी इंशाल्लाह कल हम छेड़ेंगे। फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन मैं आज मिसाल को सिंपल रख रहा हूं और मैं मिसाल में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं डाल रहा। कितना उधार दिया? एग्जैक्ट 50। कितना वापस लिया? एग्जैक्ट 50। उस पर कितना कितना इंटरेस्ट मिला? 6,000। चलें लेट स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 12, पहला क्वेश्चन करें डिवेंचर्स का। बाकी कल के लिए इंशाल्लाह तैयार होकर आइएगा, द स्टोरी विल बी बिट मजे की। क्वेश्चन 11 पेज 636। क्वेश्चन 11 पेज 636। अभी जो सब कुछ मैंने एक्सेल पे आपको करके दिखाया है, डू नॉट नोट इट डाउन, डू नॉट कीप इन माइंड, वी विल डिस्कस इट टुमारो। वी परचेज डिबेंचर्स ऑन यकम जनवरी 15। वी परचेज डिबेंचर्स ऑन यकम जनवरी 15। इशूड या परचेज्ड? एंट्री बताएं। लेकिन यार प्लीज अभी पहली क्लास है, इतने मुश्किल से लफ्ज आप मुझे यूज ना करवाएं, ऐसे परेशान हो जाएंगे बच्चे। ये असल लफ्ज ये है। वही परचेज डिबेंचर्स का मतलब लिखें बड़ा बड़ा करके, ये जनरल एंट्री परचेज डिबेंचर्स उर्दू में लिखें हमने लोन दिया। हमने लोन दिया। सोचो मैं बताता हूं अभी। वही परचेज डिबेंचर्स बताता हूं अभी। हमने लोन दिया क्यों लग रहा आपको? सादा सी बात है। अगर हम शेयर खरीदेंगे, खामोश, शेयर खरीदेंगे, अगर घर खरीदेंगे तो रेंटल इनकम आएगी। घर खरीदेंगे रेंटल इनकम आएगी। मिसाल दे रहा हूं, गाय खरीदेंगे मिल्क आएगा, मुर्गी खरीदेंगे अंडे आएंगे, शेयर खरीदेंगे डिविडेंड इनकम आएगी। मोबाइल तो नहीं यूज हो रहा, इधर देखो। शेयर खरीदेंगे डिविडेंड इनकम आएगी, डिबेंचर खरीदेंगे तो इंटरेस्ट इनकम आएगी। इसका मतलब है मैं लोन दे रहा हूं, मैं लोन दे रहा हूं। तो ये लफ्ज परचेज डिबेंचर इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हजम हो जाएगा, आप बड़ा कंफर्टेबल फील करेंगे। परचेज डिबेंचर अभी एकदम नहीं समझ आता, लोन दिया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाएगा। अच्छा जी, अगर मैं घर खरीदूं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तो रेंटल इनकम आएगी। अगर मैं गाय खरीदूं तो दूध आएगा, हैन खरीदूं तो एग्स आएंगे, अगर मैं पीपी खरीदूं तो यूनिट्स प्रोड्यूस करूंगा, अगर मैं शेयर खरीदूं तो डिविडेंड इनकम आएगी, अगर मैं इन्वेस्टमेंट्स इन डिबेंचर्स करूं तो इंटरेस्ट इनकम आएगी। इंटरेस्ट इनकम याद रखिएगा उसको आती है जो लोन देता है। एक आधा दिन लगना है, परचेज डिबेंचर्स आपको फील होगा हमेशा लोन रिसीवेबल टाइप चीज। तो आपने उधार दिया है जी किसी को। फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन अवेलेबल। फेस वैल्यू कितनी है? 50,000। यानी जो एग्रीमेंट डिवेंचर्स इशू हो रहे थे उस अगले ने इशू किए थे, हमने तो परचेज किए। फेस वैल्यू 50,000 थी और हमने परचेज भी कितने पे किए हैं? फेस वैल्यू पे 50,000 पे। इस पे इंटरेस्ट मिलना है 12% पर एनम इन एरियर्स। और रेट कौन सा है? ये कूपन रेट। यार ये इफेक्टिव रेट मैं छुपा रहा हूं क्योंकि आप कहेंगे ये दोनों रेट सेम है तो इनका करना क्या है। छोड़े पर ये भी इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव रेट कल देखिएगा मसला आने, ये रेट 12 होगा और ये रेट 9.424 होगा और इसकी फिर लंबी डिस्कशन होगी इन दोनों में क्यों डिफरेंस है। फिलहाल बस उधार कितना दिया? 50,000। कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 50,000 जरा 12%, 6,000। इन्वेस्टमेंट विल बी
रिडीम्ड, इन्वेस्टमेंट विल बी रिडीम्ड। उधार वापस मिला, उधार दिया मैंने, अगला बंदा उधार वापस कर गया, उधार वापस मिला एट एंड ऑफ 2 years, दैट इज 31 दिसंबर 2016। चलें जी, 50,000 की एंट्रीज बतानी है और 50,000 ज़रब 12%, 6,000 की एंट्रीज बतानी है। छोटे भाई बड़े भाई को कह रहे हैं उठ उठ उठ, अम्मी बर्तन धोई हैं, जा। भाईजान आने हो तो 1000 रास्ते, ना आने हो तो मोटरवे भी। ठीक है, मैं मिटा लेता हूं, आप लोग बैठे। हाइब्रिड साइकिल को उठ के आ रहा था ना, मैंने 500 रुपए दे देना था। अच्छा, आप हजरात ने ये एंट्रीज नहीं करनी, ये एंट्रीज समझने के लिए जो फाइनल वर्जन होगा एंट्रीज का आखिरी 5 मिनट में वो करना है आप लोगों ने जी। डेट बताएं, यकम जनवरी 15, तो ये हो जाएगा हमारा 15 का साल और ये लीज की तरह हो जाएगा हमारा 16 का साल। डिबेंचर खरीदे, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर डेबिट, चुप भाई, उधार दिया, उधार दिया 50,000 का। अब साल के एंड पर 31 दिसंबर 15 को इंटरेस्ट आएगा, कैश डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। 50,000 का लोन दिया और 12% इंटरेस्ट मिला इन एरियर्स इंटू 12%, 6,000। तो जैसे बफलो खरीदते हैं, मिल्क फिर आता है उसको बेचते हैं, तो इसी तरह इंटरेस्ट इनकम आ गई, कैश डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। 16 में एंट्री बता दें, 16 में नहीं, डिबेंचर दोबारा नहीं खरीदेंगे, यानी लोन दोबारा नहीं देंगे। 31/12/16 कैश डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। तो दीज आर माई इन्वेस्टमेंट्स एंड दीज आर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स। एंड नाउ रिडेम्पशन, रीपेमेंट, जो मर्जी नाम इसका रख दें। अब मैं इन्वेस्टमेंट्स को रियलाइज करा लेता हूं 31/12/16 को। लोन लेने की, देने की एंट्री ये थी, अब वापस ले लें लोन। कैश डेबिट और इन्वेस्टमेंट्स मेरी कम हो गई, क्योंकि अब इन इन्वेस्टमेंट्स में मुझे अगले सालों में कुछ नहीं मिलना, तो कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट विद द अमाउंट ऑफ 50,000। ओके, अब ये जो इंटरेस्ट इनकम की एंट्री है, हम इसको इस तरीके से नहीं किया करेंगे, इसको इन्वेस्टमेंट अकाउंट से ही रूट कराएंगे। पहले मालिश कर रहे हैं उसकी, पहले हम जो है वो इंटरेस्ट रिसीवेबल बुक करेंगे, फिर रिसीवेबल रिसीव करेंगे। थोड़ा सा IAS 21 में एक दफा इस तरह करने की कोशिश की थी, IAS 21 में इस तरह करने की कोशिश की थी, इंटरेस्ट पेबल की जगह लोन अकाउंट ही यूज किया था। तो कुछ इस तरह का इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट लोन क्रेडिट, और फिर जब इंटरेस्ट वापस मिला था लोन डेबिट कैश क्रेडिट। बहरहाल भूली बसरी बातें होगी, पता नहीं किस जमाने में किससे की थी, वो छोड़ें। तो इंटरेस्ट की देयर विल बी 2 एंट्रीज, 2 एंट्रीज हुआ करेंगी इंटरेस्ट की। बातें कर लें थोड़ा सा साइड को। अच्छा, इधर 31 दिसंबर 15, 31 दिसंबर 15। अब आप एंट्री करेंगे इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट, यानी मेरी इन्वेस्टमेंट ही बढ़ गई। इंस्टेड ऑफ इंटरेस्ट रिसीवेबल इन्वेस्टमेंट डेबिट कर दें, इन्वेस्टमेंट मेरी बढ़ गई। इन्वेस्टमेंट डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। इट इज लाइक इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, and after 1 second receive this interest, after 1 second receive this interest, cash debit
इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर क्रेडिट 6,000। बना कितना? 6,000। मिला कितना? 6,000। कल एक फड्डा होगा, बनेगा इफेक्टिव रेट पे और मिलेगा कूपन रेट पे। वो फिर कोई फड्डा होगा जो अभी अभी समझ नहीं आ सकता कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, लेकिन फिलहाल लीव इट। अच्छा जी, उधार देने की एंट्री, इन्वेस्टमेंट डेबिट, कैश क्रेडिट। उधार पर इंटरेस्ट बना, जिसे आपके मैं कहूं कमाया आया, इस तरह समझ लें, आया कमाया नहीं, कमाया आया। कमाया इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, आया कैश डेबिट। जैसे बीच में रेंट रिसीवेबल का अकाउंट डाल देते थे, तो कमाया आया, तो कमाने की एंट्री इन्वेस्टमेंट डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, और आने की एंट्री इंटरेस्ट कैश डेबिट, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। अगले साल कितना कमाया? अगले साल कितना कमाया? 6,000। इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। कमाया 6,000, एक सेकंड बाद मिल गया 6,000 कैश डेबिट। जिस अकाउंट को डेबिट किया हुआ था अब उस अकाउंट को क्रेडिट कर दें। इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर यानी रिसीवेबल डेबिट, रिसीवेबल क्रेडिट 6,000। लेकिन आखिरी साल हम ये दो एंट्रीज इकट्ठी कर दिया करेंगे। आखिरी साल ये दो एंट्रीज इकट्ठी कर दिया करेंगे। इंटरेस्ट मिला 6 का और लोन वापस मिला 50 का, तो 56 की एंट्री हम क्या कर दिया करेंगे? इकट्ठी कर दिया करेंगे। 56 बाई डस्टर किधर? 56 की एंट्री हम इकट्ठी कर दिया करेंगे। अब उन्हें कहा बेटा है ना कैच कराना, बेटे ने ना कैच करा दी। देखें प्लीज को, हम तो कोशिश करते थे उठ के जाके ये कौन। अच्छा हाँ जी, नोट कर रहे थे आप? आपके दिल में उतार दिया, आप नोट करने की बातें कर रहे हो। अच्छा शुक्रिया। अमोर्टाइजेशन शेड्यूल, शुक्र है तेरी लॉलीपॉप खत्म होगी। इफेक्टिव रेट एट द रेट ऑफ 12%, कूपन रेट एट द रेट ऑफ 12%, और बैलेंस दैट इज लाइक अमोर्टाइजेशन शेड्यूल। आया कमाया, इफेक्टिव रेट और कूपन रेट। लकीली सवाल में दोनों रेट कितने परसेंट है? 12%। कितना उधार दिया? खामोश। यकम जनवरी 15, पहली लाइन। उधार दिया कितना? 50,000। इस पर आपने कैलकुलेटर लगाया करना है, इस 50,000 पर, और इस 50,000 पर 12% लगाएं। 6,000। 6,000 आपका बना, 6,000 आपका बना। मिला भी 6,000 ही, मिला भी 6,000 ही। कितना, इधर अमोर्टाइजेशन शेड्यूल में नेगेटिव साइन यूज हुआ करेगा। कितना बना था, कितना मिला। इसका मतलब है साल के एंड पे मैंने सिर्फ लोन ही वापस लेने हैं, मुझे इंटरेस्ट साथ साथ मिलता जा रहा है। साल के आखिर में मैंने लोन ही वापस लेना है। तो व्हाट विल बी द तरतीब? लोन कितना दिया? 50,000। कितना इंटरेस्ट बना? 50 ज़रब 12%, 6,000। मिला भी 6,000, और कैरी डाउन 50,000। अब 50,000 को पकड़ें और 12% लगाएं। डेट कितना बना, कितना मिला? 6,000 भी और 50,000 भी। इसमें इंटरेस्ट मिला 6 और उधार
वापस मिला। कितना? 56,000। कैरी डाउन 0, कैरी डाउन 0। एंट्रीज इंशाल्लाह कल करेंगे। एंट्रीज आसान है। एक मिनट, एंट्रीज आसान है। इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश, इन्वेस्टमेंट डेबिट इंटरेस्ट इनकम, बना कमाया। कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट इंटरेस्ट इनकम, कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। ये एंट्रीज की टेंशन दी है इंशाल्लाह बजाय। एंट्रीज तो सेकंड्स में हो जाएंगी, एंट्रीज नोट करना छोड़ें। फॉर्मेट बताएं, शुरू कहां से किया करेंगे? लोन दिया, कितना? 50। कितना इंटरेस्ट बना? कितना मिला? अगले साल कितना बना? कितना मिला? कितना उधार वापस मिल गया? 50। 145 पे इंशाल्लाह, 150 पे इंशाल्लाह 15 मिनट हम क्योंकि आप लोगों का ऑडिट का टेस्ट भी है, तो 15 मिनट हम करेंगे IFRS 8 के MCQs फारग कर देंगे। 15 मिनट में फारग कर देंगे। और फिर उसके बाद जो है वो जो 15-20 मिनट बचेंगे उसमें हम IAS 12 के कुछ 3-4 MCQs कर लेंगे। हाँ, यूट्यूब पे आ जाएगा। आपके पहुंचने से पहले नहीं पहुंचा होगा, लेकिन पहुंच जाएगा। होमवर्क के अंदर सवाल यार क्वेश्चन नंबर 2 तो नहीं है जहाँ, ऐसे नहीं। एक मिनट माय डियर, क्वेश्चन नंबर 2 तो 5 मिनट लगने हैं। होमवर्क पे क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है पेज 629 पे। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 4, ये 2 सवाल करके आने आपने। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 है पेज 629 पे।